वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन भी सकते हैं। और ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरी कोशिश होगी कि आपको सिंपल से सिंपल करके समझाया जाए, क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बहुत है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें सब कुछ आपको नज़र आ सकता है कि क्या हो रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स। और फोटॉन्स किस में होते हैं? लाइट में। ठीक है, तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स या लाइट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपरेटस अगर देखा जाए तो वो इस तरह से होता है कि हमारे पास एक मेटल प्लेट होती है, ऐसे से हमारे पास मेटल प्लेट होती है, और इसके सामने जो है वो हमने एक मेटल रॉड सी रखी होती है, और इनका कनेक्शन कुछ इस तरह से किया होता है कि ये जो मेटल प्लेट है और मेटल रॉड है, इनको हमने कनेक्ट किया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ, ऐसे। यानी कि जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होती है और जो ये आपके पास जो रॉड है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं जी कि इसके ऊपर हम फोटॉन्स डालते हैं, यानी कि हम लाइट डालते हैं इस प्लेट के ऊपर। लाइट डालने से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाके अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव से रिपेल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और फिर ये हमारे पास सर्किट यूं करके रन करेगा और कंप्लीट होगा। तो हमने क्या किया कि हमने लाइट यानी कि फोटॉन्स की मदद से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट बेसिस। अभी हमने शुरू किए कि उसमें हो क्या रहा है। अब अगली चीज जाते हैं और देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अभी तक हमने ये देख लिया कि जब भी लाइट पड़ेगी एक मेटल पे तो उसके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स के अगर उस लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है तो तब क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हमें यहां पर समझने की जरूरत है इस इंटेंसिटी के लफ्ज को कि ये इंटेंसिटी है क्या चीज। ठीक है, तो इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर मैं इस तरह से ले लूं कि मेरे पास दो बराबर के एरियाज हैं, ये दोनों बराबर के एरियाज हैं, और पहले वाले में से 2 फोटॉन्स पास कर रहे हैं और दूसरे वाले में से 4 फोटॉन्स पास कर रहे हैं, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी इसकी इंटेंसिटी से। तो सिंपली अगर मैं कहना चाहूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो क्या कहलाता है? इंटेंसिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी इंटेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। अब यहां पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि कंसिडर ऐसे कर लें कि आपके पास 5 बॉल्स पड़ी हुई हैं और मैं इन 5 बॉल्स को क्या करता हूं, पीछे से एक बॉल इन पे फेंकता हूं। ठीक है, ये एक बॉल मैंने फेंकी।
तो स्टूडेंट्स आपके ख्याल से ये एक बॉल यहां से कितनी बॉल्स निकाल सकती है? ये एक बॉल यहां से एक बॉल निकाल सकती है। अब अगर मैं 2 बॉल्स फेंकूंगा तो 2 बॉल्स, अगर 3 कर दूंगा तो 3 एंड सो ऑन, यानी कि जितनी ज्यादा मैं नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास निकलने वाली बॉल्स का नंबर भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। अब कंसिडर ऐसे कर लें स्टूडेंट्स कि ये वाली बॉल्स जो है ना आपके पास, जिसको आप मार रहे हैं, वो आपके पास फोटॉन्स हैं, और ये जो पीछे वाली बॉल्स हैं ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे। तो यानी कि अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे, यानी कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो जाएंगे। और हमें यह पता है कि करंट जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टी। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, और मैं कहूं कि एक तरफ मेरे पास इंटेंसिटी है और दूसरी तरफ मेरे पास करंट है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ फोटॉन्स का, सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स यस, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि करंट जो है हमारे पास वो ज्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां से जो सिंपल एक लाइन है वो क्या है कि इंटेंसिटी और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स बढ़ाऊंगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस सारी स्लाइड में से बस मेन रीजन, ये मेन लाइन है आपके पास कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, सिंपल। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हम देखेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ। पहले हमने क्या किया था कि हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वेरी किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर समझने वाली चीज ये है स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि मैं फोटॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब अगेन स्टूडेंट्स देखें, वही वाला केस कर लेते हैं कि हमारे पास वही 4 बॉल्स पड़ी हुई हैं और इनको पीछे से एक बॉल आ रही है। तो ये कितनी बॉल्स निकालेगी, ये एक ही बॉल निकालेगी। अब मैं कहता हूं कि ये एक ही बॉल पड़ी हुई है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। तो अब ये कितनी बॉल्स निकालेगी, ये एक ही बॉल निकालेगी लेकिन विद हायर काइनेटिक एनर्जी। इसकी मिसाल स्टूडेंट्स ऐसे से है कि मैं एक बंदा हूं और मैं किसी को धक्का देता हूं। मैं धक्का दे तो एक ही इंसान को सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ज्यादा जोर से धक्का दूंगा तो वो इंसान ज्यादा दूर जाएगा, अगर कम जोर से दूंगा धक्का तो वो इंसान थोड़ा सा दूर जाएगा, लेकिन मैं एक वक्त में एक ही बंदे को धक्का दे सकता हूं ना। इसी तरह अगर वही वाली बात दोबारा ले आए कि ये जो है
फोटोन है और ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो एक वक्त में एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। अगर मैं इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई थी यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए थे तो क्या चीज इंक्रीज हुई थी, हमारे पास करंट इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रह रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर लिखा जाए तो ये मैं लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अब अगर जितना हमने पढ़ा है उसको अगर मैं समराइज करना चाहूं तो मैं दो किस्म के ग्राफ्स बना सकता हूं, बल्कि चार किस्म के बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला हम रिलेशन देख लेते हैं करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, और काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। फिर हम देख लेते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी का, और साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का। तो हमें पता है कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह अगर करंट और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट सेम रहेगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चार ग्राफ्स हमारे पास इस तरह से आएंगे। तो यहां पर हमें क्या समझ आती है कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाऊंगा, ये देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें सेम रहेंगे, लेकिन क्या चीज बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। ठीक है, तो इतना हमने सीख लिया कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ी करंट बढ़ा, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी। इस चीज को समराइज करने के लिए एक दो एमसीक्यूज आप लोगों से पूछ लेता हूं कि पहला एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स विल एमिट, बल्कि विल प्रोड्यूस हाईएस्ट या लार्जेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ऑप्शंस में आप लोगों को मैं दे देता हूं, डल ब्लू लाइट, ब्राइट ब्लू लाइट, बल्कि इस ब्लू की जगह ना रेड लिख देते हैं, डल ब्लू लाइट, या फिर all will produce same। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आपके पास ब्राइट रेड लाइट। वाई ब्राइट रेड लाइट स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर आप देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू जो है वो ग्रेटर होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड से, लेकिन करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के। तो चाहे ब्लू लाइट हो रेड लाइट हो, इससे हमें गर्ज है ही नहीं। हमें किससे गर्ज है, इंटेंसिटी से, और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना
ज्यादा होगा। ठीक है, तो करंट और ब्राइटनेस एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। सेकंड सवाल अगर मैं यही इसी तरह लिखा रहूं और मैं यहां पर यह कह दूं कि विल प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी फोटॉन्स, तो इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा डल ब्लू लाइट। ये सेकंड वाले का आंसर होगा। और इसका रीजन क्या है? इसका ये रीजन होगा कि देखें, डल रेड लाइट हो या ब्राइट रेड लाइट हो, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कलर के ऊपर बेस करती है। अगर दोनों रेड हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। और इंटेंसिटी जो है वो ब्राइट की क्या है, ज्यादा है। इसके मुकाबले में अगर ब्लू की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूं तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी, चाहे कोई भी ब्लू लाइट है, वो रेड से क्या है, ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के। तो इस वजह से ब्लू जो है वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी बनिस्बत रेड के। तो ये एमसीक्यू मुझे लगता है कि आप लोगों की हेल्प कर सकता है आगे इस तरह की चीजों को समझने में कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। ये करने के बाद अब अगली चीज जिसको हमने पढ़ना है वो हमने देखनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए अगेन हमें अपना स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा कि एक मेटल प्लेट है हमारे पास और सामने इसके एक अदद रॉड है, और इनको हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि रॉड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और ये प्लेट जो है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। हो क्या रहा था कि जब इस प्लेट्स पे फोटॉन्स पड़ रहे थे तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल रहे थे। ये था हमारे पास ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। इस ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं कि रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा। अब क्या करते हैं हम कि हम वही प्लेट लेते हैं और वही रॉड लेते हैं, लेकिन इनके टर्मिनल्स थोड़े से अलग कर देते हैं। यानी कि अब इस रॉड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के जब फोटोन इस पे पड़ेगा तो यहां से हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर से निकल गया, यहां पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरफ होगी। जबकि अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो वो इसको खींच रही होगी इस तरफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसे पीछे की तरफ खींच रही है क्योंकि पॉजिटिव पोल किधर है, पीछे की तरफ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन खुद किधर जाना चाह रहा है, आगे की तरफ। अगर तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो ये इधर चला जाएगा, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तो हमारे पास ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे ज्यादा कर सकता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज करने से ज्यादा कर सकता हूं। तो होता क्या है कि मैं शुरू में स्लो पोटेंशियल रखता हूं, यहां पर लो पोटेंशियल रखता हूं और देखता हूं कि क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जब तक हमारे पास सर्किट में करंट आ रहा होता है मैं ये पोटेंशियल ज्यादा करता रहता हूं।
ये जो यहां पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया ना, इसकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो जाता है। और ये कौन सा वक्त होता है? ये वो वक्त होता है जब हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, उसको हमने इक्वल कर दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के, और इस जगह पे हम लिखते हैं v मैक्स स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है v q के। इस केस में q क्या है? इस केस में q है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यानी कि ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो ये v है ना, इसको हम लिखते हैं v नॉट, और इसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कराता हूं सारा कि क्या था क्या नहीं था। शुरू में हमने क्या किया कि जो टर्मिनल्स थे वो रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे उनको पीछे वाली प्लेट अपनी तरफ खींच रही थी। शुरू में हमने पोटेंशियल कम रखा तो पीछे वाली खींचने वाली एनर्जी कम थी और आगे इलेक्ट्रॉन्स के जाने वाली एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन्स आगे जाना चाह रहे हैं, प्लेट उसको पीछे की तरफ खींचना चाह रही है। एक वक्त ऐसा आएगा पोटेंशियल हम ज्यादा करते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन के आगे जाने की एनर्जी और प्लेट के पीछे खींचने वाली एनर्जी क्या होगी? बराबर हो जाएगी। और उस पॉइंट पे हमने जितना पोटेंशियल अप्लाई किया होगा उसका नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल ये चीज थी, और यहां से हमें ये इक्वेशन मिली। यहां से एक और चीज हम निकाल सकते हैं इक्वेशन, वो है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर अगर मैं v मैक्स को अलग से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि v मैक्स इज अंडर द रूट 2v0 e डिवाइडेड बाय m। तो यहां से मैं ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो ये हमने ले लिया फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन देखना है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब अगेन वही वाली फिगर लेके आगे चलते हैं कि ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव के साथ अटैच्ड है और ये पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है। तो सबसे पहले बात इस तरह से करते हैं कि नंबर्स लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बना, इससे बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है 5 हर्ट्ज की। जब एक फोटोन डालता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 जूल का इलेक्ट्रॉन निकलता है। 2 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जस्ट हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 हर्ट्ज का जब हमने एक फोटोन मारा फ्रीक्वेंसी का तो 2 जूल का इलेक्ट्रॉन निकला। अब इस 2 जूल के लिए मुझे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो चाहिए वो भी कितना चाहिए? फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा सेटअप है कि 5 हर्ट्ज का जब फोटोन पड़ेगा तो 2 जूल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसको रोकने के लिए 2 वोल्ट्स की पोटेंशियल चाहिए होगा। अब क्या करते हैं कि यहां पर हम 5 जूल के 5 हर्ट्ज के 3 फोटॉन्स डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे? 3 ही निकलेंगे, और तीनों की एनर्जी कितनी होगी? 2 होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर भी हमें कितना ही चाहिए होगा? 2 ही चाहिए होगा, क्योंकि हर एक की एनर्जी तो उतनी है। तो वो एक ही प्लेट है ना, तो उसी ने खींचना है सबको। तो अगर उस प्लेट के पास 2 वोल्ट पोटेंशियल है तो वो खींच सकती है वापस सबको। तो यहां पर मैं क्या चीज कर रहा हूं ज्यादा? यहां पर मैं इंटेंसिटी ज्यादा कर रहा हूं।
तो इंटेंसिटी को ज्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर काइनेटिक एनर्जी पे नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसके मुकाबले में अगर मैं 5 हर्ट्ज की जगह 15 हर्ट्ज करूंगा तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 6 वोल्ट्स के निकलेंगे, 6 जाउल के निकलेंगे। और अब 6 को रोकने के लिए मुझे यहां पर पोटेंशियल भी कितना चाहिए होगा, 6 वोल्ट चाहिए होगा। तो यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी, और उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर मैं अब एक सारी चीजों को समराइज करके 2 ग्राफ्स बनाना चाहूं तो मैं इस तरह के ग्राफ्स बना सकता हूं कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये करंट का एक्सिस है। पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हमारे पास ऑपोजिट किया हुआ पोटेंशियल है, और ये करंट है। यहां पर मैं 2 रेस को कंपेयर करता हूं। पहली येलो वाली की जो है वो हाई इंटेंसिटी है, और ब्लू वाली की जो है वो लो इंटेंसिटी है। जबकि यहां पर येलो वाली की जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है, और ब्लू वाली की जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है। ऊपर वाले केस में हमने इंटेंसिटी, इस फ्रीक्वेंसी सेम रखी हुई है, और नीचे वाले केस में हमने इंटेंसिटी सेम रखी हुई है। तो अब देखते हैं कि कैसा सा ग्राफ बनेगा। यहां पर हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्या समझ आ रही है इस ग्राफ में? ये समझ आ रही है हमें स्टूडेंट्स के जो येलो का करंट है वो ज्यादा है। देखें वाई एक्सिस पे बात हो रही है ना, यहां पर वाई एक्सिस में ये करंट ज्यादा है और ये करंट कम है, जबकि दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। जबकि अगर यहां पर बात की जाए तो करंट जो है वो सेम है, जबकि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो वही सारी चीज यहां पर समराइज हुई कि इंटेंसिटी कम या ज्यादा करने से क्या होता है, करंट पे फर्क पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा करने से किस पे फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे, और इन टर्न किस पे फर्क पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ये सारी चीज हमने कर ली। अब आखिरी जो चीज आती है वो है हमारे पास वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सिंबल होता है ये ऐसे करके हमारे पास। अब क्या करें स्टूडेंट्स के, कंसिडर ये करें कि यहां पर हमारे पास एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एटम के और इस ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इसके बीच में यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है। अब अगर मैं एक फोटोन इसके ऊपर लॉन्च करूंगा तो ये फोटोन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालेगा। ये है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि सबसे पहले जो है वो इस फोटोन को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो अगर मैं कहूं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी, यहां पर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो 10 जूल थी, और मैं फोटोन डालता हूं यहां पर 30 जूल एनर्जी का, तो क्या होगा कि इस 30 जूल में से 10 जूल यूज हो जाएगा इसको ब्रेक करने में, और बाकी का जो 20 जूल होगा वो अपेयर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ऐसा ही होगा। समराइज करूं तो समराइज करके ये लिखा जा सकता है कि जब मैं फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किस किस चीज में अपेयर होगी, सबसे पहले वो वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में यूज होगी, उसके बाद जो है वो फिर अपेयर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन अपेयर्स इन वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इक्वल होती है एच एफ के, वर्क फंक्शन इक्वल होता है एच एफ नॉट के, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। अब मुझे पता है कि यहां पर एच एफ नॉट का आप को नहीं समझ आ रही होगी कि यहां पर ये क्या चीज है, तो अब उसके लिए डिटेल से पढ़ते हैं कि वर्क फंक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहां पर वर्क फंक्शन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन हमारे पास इक्वल होता है एच एफ नॉट के, और ये एफ नॉट जो होती है ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात की जाए सीजियम कोटेड सिल्वर प्लेट की, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड में लाई करती है। बात की जाए अगर सोडियम और पोटेशियम की, तो ये फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी में लाई करती है। और अगर बात की जाए अदर मेटल्स यानी कि इनके अलावा किसी मेटल की, तो उनके लिए ये स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट में लाई करता है। तो सारे का समरी क्या है कि वर्क फंक्शन बेसिकली एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, और जितनी ज्यादा जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा हमारे पास वर्क फंक्शन होगा। और जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ही ज्यादा हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मुझे सोडियम और पोटेशियम को एज अ प्लेट बना के उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, तो मुझे विजिबल लाइट की जरूरत होगी कम से कम। अगर उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट लाऊंगा तो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, एंड सो ऑन। तो ये वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। लास्ट में समराइज करने की कोशिश करते हैं इसको, और फिर इसके थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। समराइज कुछ इस तरह से करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? एमिशन ऑफ
फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स। ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी चीज थी कि इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी की वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे और इन टर्न हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, जबकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज थी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं लाइट की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स और करंट जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगली चीज हमने देखी थी कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो अपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, और बाकी की जो चीज है वो अपेयर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा कि वर्क फंक्शन जो है वो इक्वल होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये आ गई समरी। समरी के बाद अब थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आ गया, फ्रीक्वेंसी of light is equal to threshold frequency will be kinetic energy of electrons। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। कैसे जीरो? कि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर दिया है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इक्वेशन होती है हमारे पास एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर लिखा जा सकता है एच एफ नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये यहां पर कैंसिल हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेस देन हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली जो चीज है एमसीक्यू वो इस तरह का है कि डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स एंड plate is increased 2 times, what will be the effect on current? तो इसका आंसर इस तरह से निकलता है स्टूडेंट्स के इंटेंसिटी और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट इनवर्स रिलेटेड होते हैं स्क्वायर के। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो गया है तो इंटेंसिटी जो है वो 1/4 टाइम्स हो गई है। ठीक है, और अगर इंटेंसिटी जो है वो 1/4 टाइम्स हो गई है तो करंट भी क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी और करंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो इसका आंसर इस तरह से निकलता है। ये एमसीक्यू मैंने आपको ये इक्वेशन पढ़ाने के लिए कराया है कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट का स्क्वायर ऑफ इनवर्स का रिलेशन होता है। और लास्ट में एक और एमसीक्यू के इस तरह का सवाल आया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। और ऑप्शंस में दिया हुआ होगा कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों इसका आंसर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है? क्योंकि एक्सरे प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट पे फायर करके एक्सरेस यानी कि फोटॉन्स निकाले जा रहे होते हैं, जबकि इसमें फोटॉन्स को प्लेट पे फायर करके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जा रहे होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिवर्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन।